हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का पार्ट 4 भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव चैप्टर पढ़ेंगे। और ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिहाज से आने वाले सीटेट और प्लस यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और अपनी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा चैप्टर है भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। ठीक है, तो अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी के युद्ध यानी 1757 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी को पकड़ को बनाए रखा और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून व्यवस्था को बनाए रखने पर बल दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके तथा उसके भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों को अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। फिर बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लाई गई। ये देखिए, अकाल और पीड़ित लोग हैं जो कि उस टाइम दोहरी शासन व्यवस्था के दौरान ऐसे लोग हुए थे। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानूनी व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कोई दायित्व नहीं, जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं। ठीक उल्टा था उस समय। इसी दौरान सन 1769 से 70 के बीच में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई थी। जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया था। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे। ये 1769 से 70 के बीच में अकाल जब आया था तो उस टाइम का ये फोटोग्राफ्स है, कार्टून है। अकाल पीड़ित लोगों को दिखाया गया है कि उस टाइम अकाल में लोग की स्थिति कैसी हो गई थी। कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेनवासी मांग करने लगे कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदंड निश्चित किए जाएं तथा कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। अब ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड यानी कि ब्रिटिश मुद्रा के ऋण की मांग करनी पड़ी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देख रेख, उनके लेखे जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। साथ ही साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए। ब्रिटिश के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया और इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट यानी कि धारा बनाए गए। तो इसी कारण से कुछ एक्ट लाए गए और जो कि एक्ट को ही धारा कहा जाता है, जो कि भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। तो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 ईस्वी में लाया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, जिसमें कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि वे कंपनी के राजनीतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखा करें। दूसरा, कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाएं। इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। तीसरा, इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। और चौथा पॉइंट था कि न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, यह रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है।
और सबसे बड़ा उस टाइम गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसको बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, और गवर्नर जनरल के नीचे गवर्नर नियुक्त किए गए चेन्नई के और मुंबई के। ठीक है, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत चेन्नई, मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर चेन्नई की और मुंबई की प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया सन 1784 में। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद में सन 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया गया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा पहला पॉइंट, ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत के स्थित सभी ब्रिटिश फौजों को मुख्य सेनापति बनाया गया तथा व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई। ठीक है, इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर 1857 ईस्वी तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा और ब्रिटिश संसद ने कुछ चार्टर एक्ट पास किए जो कि निम्नलिखित थे। तो सबसे उसके बाद 1793 में एक चार्टर एक्ट आया जो कि जिसका अधिकार था कि इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं, और इसके अनुसार मुंबई या चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बढ़ा दिया गया। फिर चार्टर एक्ट 1813 लाया गया। इस एक्ट के अनुसार इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल गई। भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया और गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास ही बना रहा, परंतु उसमें ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गई। ठीक है, ये चार्टर एक्ट 1813 का था नियम। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट फिर से एक लाया गया, चार्टर एक्ट 1833 में लाया गया और इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजों को राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया। तीसरा पॉइंट ये हुआ कि गवर्नर जनरलों को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया और चौथा पॉइंट ये हुआ कि मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। यह चार्टर एक्ट 1833 में हुआ। फिर एक और एक्ट आया, चार्टर एक्ट 1853 में लाया गया। इस एक्ट में पहला पॉइंट ये हुआ कि इस एक्ट से गवर्नर जनरलों की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए जो कि ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए गए थे। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि परिषद ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया और इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। और तीसरा ये हुआ कि कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था भी शुरू की गई। तो इस तरह आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सिविल सर्विस प्रतियोगिता किस एक्ट में शुरू की गई, तो वो चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी के में लाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हो कि इस प्रकार उक्त सभी चार्टर अधिनियमों यानी कि चार्टर एक्ट्स का परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेजी राज पर कंपनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गए और धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे। पहला नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस, फिर सेना तथा पुलिस और न्याय व्यवस्था। यही तीनों के द्वारा ब्रिटिश भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस सुप्रिटेंडेंट यानी कि एसपी यानी कि अधीक्षक और न्याय व्यवस्था बनाने के लिए एक जज होता था। इसी एक्ट के द्वारा नियुक्त किया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश भारत में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कंपनी के शासकों ने हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति रिवाजों, विवाह आदि से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। उनके लिए पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर न्याय किया जाता था और सन 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और उसके पश्चात प्रांतीय तथा जिला अदालतों की भी स्थापना की गई। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय किए जाने पर बल दिया गया, किंतु यूरोपीय और भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे। उनके लिए न्यायाधीश भी अलग होते थे। ठीक है, ये भेदभाव रखा गया उस समय यूरोपीय और इंडियन के बीच। फिर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण किया गया, जिसमें क्या हुआ कि
प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ती गई तो यह महसूस किया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था और भाषाओं तथा परंपराओं से भली भांति परिचित होना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा देने के लिए 1801 ईस्वी में कलकत्ता यानी कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। सन 1853 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता आरंभ की गई। उसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। 1853 ईस्वी में इस प्रतियोगिता में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष थी, किंतु 1863 ईस्वी में प्रवेश की उम्र 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष तथा 1876 में 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी, इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा चयन कठिन हो गया। ये सब जानबूझ के लिए किया गया था। फिर शिक्षा और सामाजिक सुधार किए गए। तो इसमें क्या क्या किया गया शिक्षा और समाज के क्षेत्र में? तो अंग्रेजों ने सन 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की। इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति की जानकारी कराना था। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वह यह मानते थे कि भारतीय नए ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी आदि को सीखें। इसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की। फिर हमें पता चला है कि सरकार पंडितों के संरक्षण में एक संस्कृत पाठशाला, ये राजा राम मोहन राय का लेख है जिसमें कलकत्ता 11 दिसंबर 1823 को इन्होंने लिखा था कलकत्ता से, कि एक संस्कृत पाठशाला खोल रही है जिसमें ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि जो भारत में वैसा ही चला आ रहा है। ऐसी पाठशाला युवाओं के दिमाग में सिर्फ व्याकरण के बारीक नियम और दूसरे लोग का ज्ञान भर सकती है और ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो विद्यार्थी या समाज के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो। चूँकि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर बनाना है, इसलिए वह गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र और दूसरे उपयोगी विज्ञान को बढ़ावा दे। यह काम यूरोप में शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके और पुस्तकों व उपकरणों से सुसज्जित कॉलेज बनाकर पूरा किया जा सकता है। ऐसा राजा राम मोहन राय का मानना था। इन्होंने अंग्रेज को पत्र में ऐसा लिखा था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगे थे कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। यह सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बनाई और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि सन 1835 में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, जिसके तहत फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया और अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ती गई। फिर भूमि सुधार किया गया। भूमि सुधार में अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी यानी भूमि कर वसूल करने के तरीकों पर भी विचार करने लगी। वारेन हेस्टिंग्स ने यह नियम बनाया कि गांवों की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए और यदि मालगुजारी वसूल करने वाला का काम ठीक न हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किए। क्या क्या किया? तो सबसे पहला उसने अस्थाई बंदोबस्त लाया। अस्थाई बंदोबस्त कानून लाया और उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करने देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उसके पुत्रों को आजीवन अस्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या अस्थायी बंदोबस्त कहलाया। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता था जब तक वे मालगुजारी देते रहते थे। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। ठीक है। फिर उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई, रैयतवाड़ी प्रथा लाई गई। दक्षिण भारत के मद्रास प्रांत में मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रैयत यानी कि काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई तथा रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में दे देता था। उसके बाद महालवाड़ी प्रथा लाई गई। तो महालवाड़ी प्रथा में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गांवों के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। ये समूह महाल कहलाते थे, इसीलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहते थे और सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वाले से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। ठीक है। फिर भारतीय उद्योग धंधों का विनाश हो गया। कैसे हुआ? तो अंग्रेज भारत से कच्चा माल यानी कि सूत कपास ले जाते थे तथा मशीनों से माल तैयार करते थे जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था।
वह तैयार माल को ज़्यादा दाम में भारत में बेच देते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योग से समझ टिक नहीं पाया और इसी कारण भारतीय उद्योग धंधों का विनाश होने लगा। कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ हैं जिनको हम लोग जानेंगे। एक्ट या धारा किसे कहते हैं? तो किसी विषय पर बनाए गए अधिनियम या कानून को एक्ट या धारा कहा गया। और लगान को क्या लगान किसे कहते हैं? कृषि भूमि पर लगने वाला कर को लगान कहा जाता था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे आपके एग्जाम में इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, कब बनाया गया? सन 1773 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में या सन 1770 ईस्वी में? तो सर्वप्रथम पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया था? सन 1773 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने या विलियम जोन्स ने या क्लाइव ने या लॉर्ड मैकाले ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी वाला और ये रेगुलेटिंग एक्ट वाला भी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों आपके एग्जाम में आता है, पूछता है अल्टरनेट करके। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की थी। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में सन 1801 में की गई थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना उस टाइम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल था तो उसी के समय में यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और सर्वप्रथम को सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनाया गया था, स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में लिखिए। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अभी मैंने पढ़ा कि पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश संसद में सन 1784 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया गया जिसमें एक नियंत्रण परिषद यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और उसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी में सैनिक और असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों का एकाधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति भी इस एक्ट के तहत बना दिया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था? तो अधिक मालगुजारी और वसूली करने के लिए एक जमींदारी प्रथा लाई गई और इसी जमींदारी प्रथा को अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को किस प्रकार नष्ट कर दिया? तो अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग को क्या करते थे कि भारत से कच्चा माल ले जाते थे, सूत और कपास जैसे, और वो अपने देश में ले जाकर मशीनों से तैयार करते थे और मशीनों से तैयार करके और इस कपड़े को सस्ते दाम में बेचते थे, जिसके सामने भारत अपना उद्योग सस्ते दाम के खिलाफ भारत का सामान महंगा था क्योंकि वो लोग हाथ से निर्माण करते थे, तो भारतीयों का उद्योग नहीं टिक पाया और यहाँ के कारीगर बेकार हो गए। तो इसी प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। तो अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन से सुधार किए? तो एक अस्थाई बंदोबस्त लागू किया, रैयतवाड़ी प्रथा लाई, महलवाड़ी प्रथा लाई, इस टाइप की प्रथा लाकर और इन्होंने भूमि सुधार किए। और इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ाई होगा, अभी मैंने चैप्टर में पढ़ाया है। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर पे क्वेश्चंस के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।